ये लड़का अपनी कॉलेज लाइफ में बस एक ही चीज चाहता था कि कोई उसे नोटिस ना करे, ना उसे दोस्त बनाने थे और ना ही किसी ड्रामे का हिस्सा बनना था। लेकिन उसकी ये शांत जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो देख नहीं सकती थी। तब उसे एहसास होता है कि जिस दुनिया को वो बोरिंग समझता है वो किसी दूसरे इंसान के लिए एक सपना है, जिसे वो बिना आंखों के भी अच्छे से महसूस करना जानती है और हमेशा खुलकर जीती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लाइन से, जिसमें एक लड़की कह रही है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहूं। इसी बीच नारुमी सोरानो को जगाते हुए पूछता है कि क्या वो उठ गया। सोरानो कहता है कि उसने एक बहुत अजीब सपना देखा, ऐसा जैसे किसी रहस्यमयी फैंटेसी दुनिया का हो। नारुमी हंसते हुए कहता है कि अब जब यहाँ आ ही गए हो तो थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो। सोरानो शिकायत करता है कि रात भर कमरे का फर्नीचर बदलते रहने की वजह से उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। नारुमी मजाक में कहता है कि मेरे जैसा रूममेट थोड़ा अजीब है तो इसमें मेरी क्या गलती। सोरानो हैरान होता है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तभी वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो सोरानो को काफी अजीब लगता है। सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे पर सोरानो एकदम बोर हो गया था, उसको यहाँ जरा भी मजा नहीं आ रहा था। नारुमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सोरानो तो बहुत ही मासूम यानी प्योर बॉय निकला। सोरानो पूछता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नारुमी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ बाकी लोग नए दोस्त बनाने और कॉलेज लाइफ में घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वही सोरानो अब भी सबसे दूरी बनाकर रहता है। उसी समय एक लड़का अचानक एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है। वो सबको बताता है कि नई स्टूडेंट यूको भी इस इवेंट में मौजूद है। उसकी खूबसूरती देखकर कई लड़के पहली ही नजर में उस पर फिदा हो जाते हैं। वो लड़का उसे तुरंत डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन यूको बिना झिझक साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उनमें से कोई भी उसका टाइप का नहीं है। सब लोग उस लड़के पर काफी हंसते हैं। तभी नारुमी सोरानो से पूछता है कि आखिर वो इतना चुप चुप क्यों रहता है, कम से कम इस बात पर तो हंस ही सकता है। तब सोरानो कहता है कि उसे हमेशा से ऐसे लोग पसंद नहीं आए जो हर जगह अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। उसे लगता है कि लोग कॉलेज आते ही खुद को बदलने और सबसे अलग दिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है। उसे किसी तरह का ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट या बेवजह हलचल बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हो सके तो वो अपनी वजह से पानी में एक छोटी सी लहर भी पैदा नहीं होने देना चाहता। अगर तुम यहाँ आने के लिए नहीं कहते तो मैं शायद यहाँ आता भी नहीं। तभी नारुमी उसे एक कोने वाली सीट की ओर ले जाता है, जहाँ बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग दो लड़कियां बैठी हुई थी। दूर से ही उनका एटमॉस्फेयर इतना शांत था कि जैसे वो जगह किसी दूसरी दुनिया की हो। सोरानो सोचता है कि इतनी खूबसूरत और अलग दिखने वाली लड़कियां शायद किसी को अपने पास आने भी ना दे, लेकिन नारुमी बिना सोचे समझे सीधे उनके पास पहुंच जाता है और बड़ी फ्रेंडली तरीके से अपना परिचय देता है। वो बताता है कि उसका नाम नारुमी उशियो है और उसके साथ उसका हॉस्टल रूममेट सोरानो भी है। तब उन दोनों लड़कियों में से पहली लड़की मुस्कुराकर अपना नाम हयासे यूको बताती है और दूसरी लड़की अपना नाम फुयुत्सुकी कोहारू बताती है। सोरानो पहली बार कोहारू को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं टिकती नहीं थी। ये बात सोरानो को थोड़ी अजीब लगती है। तभी कोहारू बताती है कि वो देख नहीं सकती, मतलब कि वो ब्लाइंड है। अब इसके बाद यूको उसे बताती है कि कुछ देर पहले बाकी स्टूडेंट्स अचानक उस टेबल से उठकर इसलिए चले गए थे क्योंकि सबको जैसे ही पता चला कि कोहारू की आंखों की रोशनी नहीं है, उन्होंने उससे दूरी बना ली और वो टेबल पूरे हॉल में एक अकेले टापू की तरह रह गई। अब आगे चलते हुए सोरानो इस बारे में काफी सोचता है। उसके मन में अजीब सी कसक उठती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी मुस्कुराने वाली लड़की के साथ लोग सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद बातचीत का माहौल फिर से हल्का हो जाता है। सोरानो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि आज का चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आता है, क्या कोहारू इस चांद को कभी देख भी पाती होगी? अगर उसकी जगह वो खुद होता और अपनी आंखों की रोशनी खो देता तो शायद कभी भी इतनी हंसमुख जिंदगी नहीं जी पाता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोहारू के चेहरे पर जरा भी मायूसी नहीं थी। वो हर नई चीज को पूरे उत्साह के साथ एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसी दौरान नारुमी जिज्ञासा से पूछ बैठता है कि जब वो देख नहीं सकती तब भी आखिर उसने इस फ्रेशर्स पार्टी में आने का फैसला क्यों किया। कोहारू बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसने पहले कभी ऐसी पार्टी एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसलिए वो इसे
इसे एक बार जरूर महसूस करना चाहती थी। उसका सीधा और मासूम जवाब सुनकर कुछ पल के लिए सोरानो एकदम शांत हो जाता है। तभी यूको कहती है, आखिर तुम इतने दूर क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? फिर वो कोहारू का हाथ छोड़ देती है और सोरानो के साथ चलने लगती है। तब सोरानो पूछता है कि कहीं इससे उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तब वो बताती है कि अगर रास्ते में टैक्टाइल ब्लॉक्स पर कोई रुकावट ना हो तो वो अकेले भी आराम से चल सकती है। सोरानो पूछता है कि क्या तुम दोनों बचपन की दोस्त हो? यूको हंसते हुए बताती है कि नहीं, उनकी दोस्ती तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन हुई थी। हमारे नामों का मजेदार मेल बैठने की वजह से हम दोनों जल्दी क्लोज फ्रेंड्स बन गई। बातों बातों में यूको उससे पूछती है कि क्या उसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट गाइड प्रोग्राम के बारे में पता है। तब सोरानो उसे मना कर देता है। तब यूको समझाती है कि ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी लाइफ आसान बनाने के लिए उनकी मदद करते हैं। वो खुद भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। आज भी कोहारू ने उसी से मदद मांगी थी क्योंकि उसका सपना था कि यूनिवर्सिटी में आने के बाद वो कम से कम एक बार फ्रेशर्स पार्टी जरूर एक्सपीरियंस करे। फिर यूको अचानक सोरानो से पूछती है कि क्या वो सोमवार वाली कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहा है। सोरानो कहता है कि हाँ, लेकिन सब्जेक्ट इतना मुश्किल है कि अब उसे अपनी चॉइस पर पछतावा हो रहा है। यूको मुस्कुराकर बताती है कि कोहारू भी यही बात कह रही थी। इसके बाद वो एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर सिर्फ उसी एक क्लास के लिए सही तो क्या सोरानो स्टूडेंट गाइड बनकर कोहारू की मदद कर सकता है। ये सुनते ही सोरानो थोड़ा घबरा जाता है और मना करने लगता है और कहता है कि अगर कोहारू को कोई परेशानी नहीं है तो शायद उसकी जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन यूको धीरे से कहती है कि अगर कभी उसे सच में मदद की जरूरत पड़े तब क्या वो उसकी मदद करेगा। सोरानो तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाता। उसी समय अचानक पास में खड़ी एक पुरानी साइकिल गिर जाती है क्योंकि गलती से कोहारू उससे टकरा गई थी। तब नारुमी उसे उठाते हुए कहता है कि ऐसी टूटी फूटी साइकिल को पता नहीं किसने बीच रास्ते में छोड़ दिया। फिर यूको कहती है कि लोगों को अपनी साइकिल कभी भी टैक्टाइल ब्लॉक्स के ऊपर नहीं खड़ी करनी चाहिए क्योंकि यही रास्ता ब्लाइंड लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर उस पर कोई रुकावट आ जाए तो उनके लिए चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोरानो पहली बार इस छोटी सी बात की अहमियत समझता है। इसके बाद यूको फिर से स्टूडेंट गाइड वाली बात छेड़ती है। इस बार सोरानो साफ मना भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। यूको मुस्कुराकर उससे कांटेक्ट एक्सचेंज करती है और कहती है कि अगर कभी कोहारू को मदद की जरूरत पड़े तो वो उससे जरूर कांटेक्ट करेगी। अब सोरानो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि आखिर वो हमेशा ऐसे हालात से बचने की कोशिश क्यों करता है। बचपन से ही तलाकशुदा माँ और अलग अलग रिश्तेदारों के घरों में रहते हुए उसने एक चीज अच्छी तरह सीख ली थी, जहाँ ज्यादा नोटिस हुए वहाँ लोग नफरत करने लगते हैं। इसलिए उसने हमेशा भीड़ में रहकर भी इनविजिबल बन जाना ही ठीक समझा है। किसी से ज्यादा जुड़ना नहीं, किसी की नजर में ज्यादा आना नहीं, यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी यही शांत जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब कुछ देर बाद वे लोग कोहारू को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आते हैं। नारुमी उस अच्छी सी बिल्डिंग को देखकर उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वह यही रहती है। कोहारू मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहती है। तभी अचानक दूर यूनिवर्सिटी की तरफ आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। सबकी नजरें उधर चली जाती है। कोहारू भी आवाज सुनकर चौंक जाती है और उत्सुकता में उसी दिशा में बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो गिरने वाली थी, पर ठीक समय पर सोरानो ने उसे पकड़ लिया। कोहारू कुछ पल के लिए चुप रह जाती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि सोरानो, तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है। सोरानो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तब कोहारू माफी मांगती है। फिर वो भी आतिशबाजी देखने आते हैं। तब कोहारू हल्के अफसोस के साथ कहती है कि वो आतिशबाजी नहीं देख पाई। तब सोरानो अनजाने में पूछ बैठता है कि क्या उसे आतिशबाजी दिखाई देती है। कोहारू धीरे से सिर हिलाकर कहती है कि नहीं, लेकिन उसे आतिशबाजी बहुत पसंद है। उसका सपना है कि किसी दिन अपने दोस्तों के साथ खुद भी आतिशबाजी करे। ये सुनकर सोरानो के मन में कई सवाल उठते हैं। जो लड़की आतिशबाजी देख ही नहीं सकती, वो उससे इतना प्यार कैसे कर सकती है? क्या वो सच कह रही है या सिर्फ अपने मन की एक खूबसूरत कल्पना जी रही है? उसे कोहारू पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगती है। अब अगली सुबह सोरानो कॉलेज आता है तो वहाँ कोहारू को पढ़ते हुए देखता है। तभी उसके पास यूको का मैसेज आता है। वो कहती है कि आज के लिए तुम कोहारू
कोहारू का ध्यान रखना। तब न चाहते हुए भी उसे बात माननी पड़ती है। अब वो देखता है कि गलती से कोहारू का एक नोट गिर गया था। तब वो उसे उठाकर देने जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो सोचता है कि पता नहीं ये मुझे पहचान पाएगी या नहीं। तब कोहारू हंसते हुए बताती है कि वो लोगों का चेहरा देखकर नहीं पहचान सकती, इसलिए जब तक सामने वाला अपना नाम ना बताए उसे पता नहीं चलता कि कौन है। हालांकि इस बार उसने सिर्फ उसकी आवाज सुनकर पहचान लिया था। तब सोरानो हैरानी से पूछता है कि क्या उसकी आवाज इतनी अलग है। कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, उसके अनुसार ज्यादातर लोगों की आवाज एक जैसी लगती है, लेकिन सोरानो की आवाज का अपना अलग ही सुर है। बचपन से पियानो सीखने की वजह से उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज हो गई है, इसलिए वो छोटी से छोटी आवाज का फर्क भी पहचान लेती है। अब इसके बाद सोरानो उसे वो नोट दे देता है। तब कोहारू एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे धन्यवाद करती है और कहती है कि वो सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर सोरानो थोड़ा शर्माने लगता है। अब इसके बाद उनका क्लास टीचर भी आ जाता है। प्रोफेसर उन्हें लॉजिक ऑपरेटर्स समझा रहे होते हैं। लेक्चर के दौरान सोरानो बार बार कोहारू की ओर देखता है। वो देखता है कि कोहारू एक डिवाइस का यूज करके नोट्स लिख रही थी। तब उसे महसूस होता है कि ब्लाइंड होने की वजह से नोट्स लेना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। अब क्लास खत्म होने के बाद उसे अपने ही विचारों पर शर्म भी आती है कि वो हर बार उसे देखकर सबसे पहले उसकी डिसेबिलिटी के बारे में क्यों सोचने लगता है। तभी वो देखता है कि कोहारू की स्टिक गिर गई थी। तब सोरानो उसे देखकर अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर वो उसकी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं रुका। मैं आखिर ये कैसे सोच सकता हूँ कि दूसरे लोग उसकी हेल्प कर देंगे। फिर वो उसकी स्टिक उठाकर दे देता है। तब कोहारू मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहती है। फिर वो मजाक करते हुए कहती है कि शायद उसे अपनी स्टिक में घंटी बांध देनी चाहिए ताकि गिरने पर आवाज आए। तब सोरानो कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो रोड पर चलते समय हर समय घंटी की आवाज आएगी। इस बात पर कोहारू भी हंस पड़ती है। अब दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं। तब कोहारू पूछती है कि क्या सोरानो की अगली कोई क्लास है। जब वो बताता है कि उसके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो कोहारू उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो कुछ देर उसके साथ समय बिताना चाहेगा, क्योंकि यूको ने मैसेज करके बताया था कि आज वो नहीं आ पाएगी, इसलिए कोहारू अकेली थी। तब सोरानो पूछता है कि उसने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया। तब वो बताती है कि वो लाइम यूज करती है। सोरानो इस बात पर थोड़ा हैरान हो जाता है। तब कोहारू कहती है कि वो ये सीक्रेट उसे फिर कभी बताएगी। अब इसके बाद दोनों एक वेंडिंग मशीन के सामने रुकते हैं। सोरानो पूछता है कि क्या वो कुछ पीना चाहेगी। तब कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि वो खुद अपनी ड्रिंक खरीद सकती है। ये देखकर सोरानो हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि जो लड़की देख नहीं सकती वो सही बटन कैसे चुन लेती है। वो उससे इस बारे में पूछता है। तब कोहारू मुस्कुराते हुए कहती है कि ये उसकी माँ वेंडिंग मशीन है। सोरानो मजाक में पूछता है कि क्या उसके परिवार की वेंडिंग मशीन कंपनी है, इसलिए वो इसे अपनी मशीन कह रही है। कोहारू इस बात पर जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहली बार महसूस करती है कि सोरानो भी मजाक कर सकता है। तब सोरानो थोड़ा शर्माते हुए पूछता है कि क्या वो उसे इतना सीरियस और इंट्रोवर्ट समझती थी। कोहारू हंसते हुए कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। फिर वो समझाती है कि माय वेंडिंग मशीन का मतलब सिर्फ इतना है कि ये वही मशीन है जिसका वो रोज इस्तेमाल करती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए हर नई वेंडिंग मशीन किसी रशियन रूलेट जैसी होती है। कभी मिल्क टी की जगह स्वीट रेड बीन सूप निकल आता है तो कभी कुछ और, इसलिए वो हमेशा एक ही मशीन इस्तेमाल करती है जिसके बटन्स उसे याद है और इसके सारे बटन्स के बारे में यूको ने उसे बताया था। तब सोरानो हैरानी से पूछता है कि क्या उसे सचमुच सारे बटन्स याद है। कोहारू मासूमियत से जवाब देती है कि नहीं, उसे सिर्फ शुगर और मिल्क टी वाले बटन्स याद है। उसकी मुस्कान को देखकर सोरानो सोचने लगता है कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि ये देख नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद सोरानो उसे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए देखता है। उसे समझ नहीं आता कि बिना देखे वो फोन कैसे चला रही है। कोहारू बताती है कि उसके फोन में स्क्रीन रीडर नाम का फीचर है। लगभग हर स्मार्टफोन में ये मौजूद होता है। ये स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को आवाज में पढ़कर सुनाता है। एक बार टैप करने पर टेक्स्ट पढ़ा जाता है और डबल टैप करने पर वही ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। अलग अलग जेस्चर्स के लिए 2 और 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन्हें सीखने में उसे काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। सोरानो इम्प्रेस होकर पूछता है कि क्या ये सब सीखना बहुत मुश्किल था। कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि शुरुआत में मुश्किल जरूर था,
लेकिन इंसान जब किसी चीज की सच में जरूरत महसूस करता है तो धीरे धीरे सब सीख ही जाता है। इसके बाद सोरानो पूछता है कि वो मैसेज कैसे टाइप करती है। कोहारू बताती है कि वो ज्यादातर वॉइस इनपुट इस्तेमाल करती है, इसलिए कभी कभी उसके मैसेजेस में टाइपिंग मिस्टेक्स रह जाती है। फिर वो बताती है कि कुछ दिन पहले नारुमी ने भी उससे यही सवाल पूछा था। जब उसने उसे सब समझाया तो नारुमी ने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फिर कोहारू मुस्कुराते हुए कहती है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि विजुअल डिसेबिलिटी वाले लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे भी लगभग वही सब करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। उसकी ये बात सुनकर सोरानो गहरी सोच में डूब जाता है। उसे हैरानी होती है कि कोहारू कितनी सहजता से खुद को विजुअल डिसेबिलिटी वाली इंसान कह देती है। अगर उसकी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ होता तो शायद वो कभी इतनी आसानी से उसके बारे में बात भी ना कर पाता। वो सोचने लगता है कि कोहारू ने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया होगा, लेकिन फिर उसके मन में एक और उलझन पैदा होती है। उसे समझ नहीं आता कि उससे कौन सी बातें पूछनी ठीक होंगी और कौन सी बातें उसे दुख पहुंचा सकती है। उसे महसूस होता है कि उनके बीच एक अदृश्य दीवार मौजूद है, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये दीवार कोहारू ने नहीं बल्कि उसने खुद अपने मन में बना रखी है। इसी दौरान कोहारू मुस्कुराकर उससे कहती है कि क्या वो उससे अपना कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकता है। तब सोरानो हल्का सा मुस्कुराता है और हामी भर देता है। तभी उसकी नजर कोहारू के फोन की प्रोफाइल इमेज पर जाती है। उसमें एक ऐसे फूल की तस्वीर थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ पल तक उस तस्वीर को चुपचाप देखता रहता है। उसे महसूस होता है कि शायद उस फूल की तरह ही कोहारू भी एक ऐसी दुनिया में जी रही है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन अब वो पहली बार सच में उसे समझने की कोशिश करना चाहता है। अब अगले दिन क्लास में सोरानो देखता है कि कोहारू की स्टिक फिर से गिर गई थी। वो उसे उठाकर दे देता है। तब कोहारू उसका धन्यवाद करती है और कहती है क्या आज उसकी दूसरी पीरियड वाली क्लास नहीं है। फिर दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तब सोरानो देखता है कि कोहारू आराम से बैठी हुई थी। ठीक उसी वक्त दूर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और कोहारू तुरंत मुस्कुराकर कहती है कि यूको आ गई है। सोरानो हैरानी से पूछता है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर कैसे पहचान गई। कोहारू मुस्कुराते हुए बताती है कि यूको की आवाज बहुत प्यारी और अलग है, इसलिए उसे पहचानना आसान होता है। सोरानो के मन में फिर वही सवाल उठता है कि क्या सच में आँखों की रोशनी चली जाने के बाद सुनने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। लेकिन उसे लगता है कि बार बार ऐसे निजी सवाल पूछना शायद बदतमीजी होगी, इसलिए वो चुप ही रहता है। फिर यूको बताती है कि उसके प्रोफेसर ने दूसरी पीरियड वाली क्लास कैंसिल कर दी है। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तब कोहारू बताती है कि वे उसकी आवाज पहचानने की बात कर रहे थे। ये सुनकर यूको उत्सुकता से पूछती है कि क्या ब्लाइंड होने की वजह से सच में उसकी हियरिंग इतनी तेज हो गई है। ये सुन के सोरानो सोचता है कि इसने ये इतना कैजुअली कैसे पूछ लिया। तब कोहारू उसे तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वो बचपन से पियानो सीखती आ रही है, इसलिए अलग अलग आवाजों को पहचानने की आदत पड़ गई है। तभी यूको को एक आइडिया आता है। वो पूछती है कि क्या कोहारू उसके साथ मेमोरियल हॉल चल सकती है। वहाँ एक ग्रैंड पियानो रखा है जिसे कॉलेज फेस्टिवल में होने वाले जैज लाइव परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसे सिर्फ ये चेक करवाना है कि पियानो की ट्यूनिंग सही है या नहीं। सोरानो समझ जाता है कि अब शायद वो घर जा सकेगा, लेकिन तभी यूको मुस्कुराकर उससे भी एक रिक्वेस्ट कर देती है। वो कहती है कि मेमोरियल हॉल उसके हॉस्टल के रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए क्या वह कोहारू को वहाँ तक छोड़ सकता है। सोरानो तुरंत पूछता है कि वो खुद गाइड क्यों नहीं कर सकती। तब यूको समझाती है कि हॉस्टल एरिया में बाहर के स्टूडेंट्स का जाना अलाउड नहीं होता, इसलिए उसे खुद फेस्टिवल कमेटी की मीटिंग में जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर सोरानो साथ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोरानो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। तभी फेस्टिवल कमेटी से यूको को तुरंत बुलावा आ जाता है। वो जल्दी जल्दी कोहारू से पियानो चेक करने की रिक्वेस्ट करती है और सारी जिम्मेदारी सोरानो पर छोड़कर भाग जाती है। सोरानो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। अब दोनों अकेले मेमोरियल हॉल पहुंचते हैं। अंदर रखा विशाल ग्रैंड पियानो देखकर कोहारू मुस्कुरा उठती है। सोरानो हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये ग्रैंड पियानो है। कोहारू बताती है कि सिर्फ कीज दबाने का एहसास ही अलग होता है। ग्रैंड पियानो में कीज बहुत जल्दी वापस ऊपर आती है, इसलिए उसे पहचानना आसान है। सोरानो फिर झिझकते हुए पूछता है कि बिना देखे पियानो बजाना आखिर कैसे मुमकिन है। कोहारू शांति से समझाती है कि जो सॉन्ग्स उसने तब सीखे थे जब उसकी आंखों की रोशनी थी, उन्हें वो आज भी अपनी याद से बजा सकती है, लेकिन नए सॉन्ग्स सीखना अब उसके लिए बहुत मुश्किल है। तब सोरानो कहता है इसका मतलब काफी सारे ब्लाइंड पीपल है जो पियानो बजा सकते हैं। तब
दुनिया के फेमस ब्लाइंड पियानिस्ट से अपनी तुलना करते हुए वो हंसकर कहती है कि वे लोग बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं। वो अभी भी कई पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाई है, जैसे कि पियानो बजाते समय उसकी नजर अनजाने में वहीं चली जाती है जहाँ पहले शीट म्यूजिक रखा करती थी। कोई उससे बात करे तो वो अब भी उसी दिशा में चेहरा घुमा देती है। यहाँ तक कि आतिशबाजी की आवाज सुनकर आज भी उसकी नजर आसमान की ओर उठ जाती है। फिर वो धीमे से कहती है कि शायद यही वजह है कि उसे खुशी होती है कि उसने जिंदगी का कुछ हिस्सा देखने वाली आंखों के साथ बिताया था। उन यादों की वजह से वो आज भी अपने मन में दुनिया की तस्वीर बना सकती है। सोरानो उसके शब्द सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस बात पर उसकी तारीफ करना सही होगा या फिर ऐसा कहना उसके लिए तकलीफदेह साबित होगा। वो अभी भी कोहारू को समझना सीख रहा था। फिर कोहारू हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि अब जब सोरानो उसके सामने बैठा है तो पियानो बजाने से पहले उसे थोड़ी घबराहट हो रही है। फिर वो अनुमति मांगती है और धीरे धीरे पियानो बजाना शुरू करती है। पूरे हॉल में मधुर धुन गूंज उठती है। सोरानो उस संगीत में पूरी तरह खो जाता है। उसकी उंगलियां इतनी सहजता से कीज पर चल रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो देख नहीं सकती। कुछ देर बाद धुन खत्म होती है। सोरानो तारीफ करते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि शायद ये बाग की कॉम्पोजिशन थी। कोहारू मुस्कुराकर सिर हिलाती है और कहती है कि नहीं। फिर वो मोजार्ट का नाम लेता है, लेकिन जवाब फिर भी ना होता है। आखिर में वो चोपिन कहता है, मगर इस बार भी उसका अनुमान गलत निकलता है। सोरानो की लगातार गलत गैस देखकर कोहारू हंस पड़ती है और कहती है कि सोरानो सच में बहुत मजेदार इंसान है। फिर वो बताती है कि ये मशहूर पियानिस्ट हारुमी फुकी की कॉम्पोजिशन अरेबियन सी है। ये पीस अक्सर पियानो कॉम्पिटिशंस में बजाया जाता है और उसने भी इसे 5वीं क्लास में कॉम्पिटिशन के दौरान परफॉर्म किया था। वो ये भी बताती है कि उसे इस सॉन्ग को ओरिजिनल टेम्पो से थोड़ा धीरे बजाना ज्यादा पसंद है। सोरानो दिल से उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि इतनी कम उम्र से इतना मुश्किल पीस बजा पाना सचमुच कमाल की बात है। कोहारू मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है और थोड़ी देर तक फिर से पियानो बजाती रहती है। अब घर लौटते समय वो बताती है कि पियानो की ट्यूनिंग में थोड़ी सी कमी है, लेकिन फेस्टिवल के लिए ये अभी भी पूरी तरह ठीक है। इसके बाद वो धीरे से कहती है कि उस दिन जब उसकी स्टिक गिरी थी तब उसे ना जाने क्यों पहले से यकीन था कि सोरानो ही उसे उठा कर देगा, और जब सच में ऐसा हुआ तो उसे बहुत खुशी हुई थी। सोरानो मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं था कि वही उठाता, लेकिन कोहारू मासूमियत से जवाब देती है कि फिर भी उठाया तो तुमने ही था। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए स्वीकार करती है कि आज सुबह से ही वो मन ही मन सोच रही थी कि काश आज फिर सोरानो से मुलाकात हो जाए और दोनों टेरेस पर बैठकर साथ में चाय पी सके। लेकिन क्लास के बीच में उसे जोर से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए वो खुश है कि आखिरकार दोनों फिर से साथ समय बिता पाए। तब सोरानो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि अगर वो मिलना चाहती थी तो लाइन पर मैसेज कर सकती थी। आखिर दोनों ने कांटेक्ट एक्सचेंज किया हुआ है। कोहारू हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसे मैसेज कर सकती है। सोरानो सहजता से कहता है कि बिल्कुल कर सकती है। ये सुनते ही कोहारू की आवाज खुशी से भर जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब से वो ऐसा ही करेगी। अब इसके बाद सोरानो उसे रोड क्रॉस करते हुए देखकर सोचता है कि उसकी आवाज बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी शांत सुबह में ट्रैफिक सिग्नल पर बजने वाली चिड़ियों की मधुर आवाज की होती है, बिल्कुल हल्की, साफ और दिल को सुकून देने वाली। अब अगले दिन साइकोलॉजी की क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि इंसानों की फीलिंग्स कई बार बड़ी आसानी से बदल जाती है। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के अनुसार जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं उन्हें हम धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। वही ब्रिज इफेक्ट या मिसएट्रिब्यूशन ऑफ अराउजल में डर या एक्साइटमेंट की वजह से तेज धड़कन को लोग कई बार प्यार की फीलिंग समझ बैठते हैं। लेक्चर सुनते हुए सोरानो अनजाने में कोहारू के बारे में सोचने लगता है। फिर वो खुद को समझाता है कि शायद जो वो महसूस कर रहा है वो सिर्फ साइकोलॉजी में पढ़ाया गया वही इफेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्लास के बाद कोहारू उसे लाइन पर मैसेज भेजती है और पूछती है कि क्या वो मेजी मारू देखने उसके साथ चलेगा। सोरानो मन ही मन सोचता है कि मैंने उसे मैसेज करने की परमिशन क्या दे दी, उसने तो मुझे तुरंत बुला लिया। लेकिन वो मना भी नहीं कर पाता। उनकी यूनिवर्सिटी में नेविगेशन डिपार्टमेंट होने की वजह से मेजी मारू नाम का एक ऐतिहासिक सेलिंग शिप रखा हुआ था जिसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर माना जाता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे बस कैंपस में रखा एक बड़ा जहाज समझते थे। एडमिशन के समय सोरानो भी उसे देखकर एक्साइटेड हुआ था, लेकिन अब रोजाना देखते देखते वो उसके लिए बस कैंपस का एक सामान्य हिस्सा बन चुका था। वो भागते हुए वहाँ पहुँचता है। कोहारू पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखते ही सोरानो के दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे साइकोलॉजी की क्लास याद आ जाती है
और वो खुद से कहता है कि ये कोई प्यार नहीं, शायद सिर्फ वही ब्रिज इफेक्ट है जिसके बारे में प्रोफेसर ने अभी अभी पढ़ाया था। सोरानो कोहारू के पास पहुंचकर बताता है कि वो आ गया है। कोहारू खुशी से उसका स्वागत करती है और बताती है कि आज मेजी मारू आम लोगों के लिए खुला हुआ है। आम दिनों में जहाज के प्रवेश द्वार पर लोहे की रेलिंग लगी रहती है और अंदर जाना मना होता है, लेकिन आज स्पेशल ओपन डे होने की वजह से उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। वो काफी एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर स्टूडेंट लाइफ के दौरान यहाँ नहीं आए तो शायद फिर पूरी जिंदगी इस ऐतिहासिक जहाज के अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तब सोरानो कहता है कि वो तो शायद उन्हीं लोगों में से होता जो बिना अंदर गए ही ग्रेजुएशन कर लेते, लेकिन कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आखिर मेजी एरा के इतने पुराने जहाज के अंदर जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। सोरानो उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अगर वो खुद होता तो शायद सिर्फ चलना चाहिए या नहीं यही सोच कर ही रुक जाता, लेकिन कोहारू जो देख भी नहीं सकती बिना झिझक नई चीजें एक्सपीरियंस करने निकल पड़ती है। उसे महसूस होता है कि कोहारू की हिम्मत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। आखिरकार वो मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, दोनों साथ चलेंगे। अब दोनों जहाज के अंदर आ जाते हैं। अंदर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ, संकरे रास्ते और हर जगह ऊंचे नीचे स्टेप बने हुए थे। ये जगह एक ब्लाइंड इंसान के लिए आसान बिल्कुल नहीं थी, इसलिए सोरानो धीरे धीरे चलते हुए हर चीज के बारे में उसे बताने लगता है। वो बताता है कि रास्ता कितना चौड़ा है, सीढ़ियाँ कहाँ है, दीवारें कैसी दिखती है, लकड़ी का रंग कैसा है और जहाज के अलग अलग हिस्से किस तरह बने हुए हैं। कोहारू ध्यान से उसकी हर बात सुनती रहती है। अब इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कोहारू गहरी सांस लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि उसे सचमुच ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो समुद्र में सफर कर रही हो। फिर वो सोरानो से पूछती है कि वहाँ से दिखाई देने वाला नजारा कैसा है। सोरानो कुछ पल चारों ओर देखता है और धीरे धीरे उसे पूरा दृश्य शब्दों में उकेरने लगता है। वो बताता है कि जहाज के आगे की तरफ एक लंबा पीला बोस्प्रेट निकला हुआ है, दाई और दूर तक समुद्र फैला हुआ है, जबकि बाई तरफ यूनिवर्सिटी के पेड़ हवा में झूम रहे हैं। इस समय वहाँ आसपास कोई स्टूडेंट भी नहीं है, इसलिए पूरा माहौल बेहद शांत और सुकून भरा लग रहा है। कोहारू उसकी बात सुनते हुए हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि ये जगह जरूर बहुत सुंदर होगी। सोरानो भी मान जाता है कि उसने खुद भी पहले कभी कैंपस के इस हिस्से को इतनी खूबसूरती से नहीं देखा था। कोहारू उसका धन्यवाद करती है कि उसने हर चीज इतनी बारीकी से समझाई। सोरानो जवाब देता है कि सच तो ये है कि इस बहाने उसे भी यूनिवर्सिटी का एक नया रूप देखने का मौका मिला। थोड़ी देर बाद कोहारू कहती है कि अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेले ही बहुत एंजॉय करती रही। लेकिन तभी वो अचानक उसे रुकने के लिए कहती है। सोरानो देखता है कि वो अचानक दोनों हाथ फैलाकर हवा को महसूस करने लगती है। सोरानो हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। कोहारू हंसते हुए पूछती है कि क्या उसने टाइटैनिक फिल्म देखी है। सोरानो कहता है कि उसने बचपन में टीवी पर थोड़ी बहुत देखी थी। ये सुनकर कोहारू उत्साहित होकर कहती है कि उसके मन में एक मजेदार आइडिया आया है। वो चाहती है कि दोनों मिलकर टाइटैनिक वाला फेमस सीन करें। सोरानो तुरंत घबरा जाता है और कहता है कि वो सीन तो जहाज के बिल्कुल आगे रेलिंग पर खड़े होकर किया जाता है। कोहारू मुस्कुराकर मना कर देती है। वो बताती है कि अंदर आने से पहले स्टाफ ने साफ कहा था कि रेलिंग से बाहर झुकना बिल्कुल मना है, इसलिए उसके लिए जगह मायने नहीं रखती, क्योंकि वह तो पूरी दुनिया को अपने मन में देख सकती है। फिर सोरानो हंसते हुए कहता है कि अगर वे टाइटैनिक वाला सीन करेंगे तो शायद सोरानो को रोज बनना पड़ेगा और वो खुद जैक बनेगी। सोरानो शर्म से लाल पड़ जाता है और मजाक में कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कहीं ये जहाज भी टाइटैनिक की तरह डूब ना जाए। कोहारू जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि ये जहाज जमीन पर रखा है, इसलिए इसके डूबने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोहारू इस बात पर काफी जोर से हंसने लगती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन तभी वो गिरने वाली होती है, पर सोरानो उसे बचा लेता है। तब वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर वो अपने आप को संभाल पाती तो उनका टाइटैनिक वाला सीन सच में सफल हो जाता। उस पल सोरानो को महसूस होता है कि कोहारू के साथ बिताया हर लम्हा उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आता है। उसके दिल में कुछ फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि आखिर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही थी। क्या ये सचमुच वही ब्रिज इफेक्ट था जिसके बारे में साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ाया गया था, या फिर उसके दिल में कोई और फीलिंग्स जम लेने लगी थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, लेकिन उसके अपने ही शब्द उसे पूरी तरह यकीन नहीं दिला पाते। अब रात को उसे टाइटैनिक वाला सीन याद आता है, पर उसके सामने रोज नहीं बल्कि नारुमी होता है। वो ये देखकर तुरंत जाग जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह का मौसम अचानक बदल जाता है। घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोरानो बाहर
घूमने के लिए आता है, पर उसे बार बार कल के बारे में चीजें याद आती है। तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि वह कोहारू है। बारिश के बीच वो अपनी स्टिक के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। ये देखकर सोरानो तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे आवाज देता है। कोहारू उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या सामने सोरानो है। वो अपना नाम बताता है। तब कोहारू चैन की सांस लेती है और पूछती है कि वो इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहा है। सोरानो भी उल्टा उससे यही सवाल करता है। वो कहता है कि इतनी बारिश में चलना उसके लिए और भी मुश्किल होगा, लेकिन कोहारू हमेशा की तरह शांत स्वर में जवाब देती है कि वो अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम खुद करना चाहती है। अगर हर छोटी बात के लिए किसी और पर निर्भर हो जाए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसका जवाब सुनकर सोरानो कुछ पल चुप रह जाता है। फिर वो उसका छाता लेकर कहता है कि कम से कम आज के लिए वो उसके साथ चल सकती है। कोहारू पहले थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर धीरे से धन्यवाद कहकर उसके साथ उसी छाते के नीचे चलने लगती है। बारिश लगातार हो रही थी। दोनों बहुत करीब करीब चल रहे थे ताकि दोनों छाते के अंदर रह सके। सोरानो रास्ता बताते हुए कहता है कि मेन गेट से अंदर जाकर वे बिल्डिंग नंबर 1 के रास्ते अपनी क्लासरूम तक पहुंच जाएंगे। तभी कोहारू अचानक रुक जाती है और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद वो हिम्मत जुटाकर कहती है कि उन्हें मिले हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। वे कई बार साथ घूम चुके हैं, बातें कर चुके हैं, इसलिए क्या अब वे एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं। ये सुनते ही सोरानो बुरी तरह घबरा जाता है। वो हकलाते हुए कहता है कि अगर निकनेम से बुलाए तो कैसा रहेगा। तब कोहारू कहती है कि वो उसे कोहारू कह सकता है। तब सोरानो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि वो उसे फैमिली नेम से ही बुलाएगा। लेकिन अगले ही पल कोहारू उसके छाते में आकर कहती है कि अगर उसके लिए अभी भी फुयुत्सुकी कहना आसान है तो वही ठीक है। फिर वो थोड़ी झिझकते हुए पूछती है कि क्या वो उसे काकेरुकुन कहकर बुला सकती है। सोरानो कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। कोहारू के चेहरे पर तुरंत खुशी की चमक आ जाती है। वो पहली बार पूरे अपनेपन के साथ कहती है तो चलो अब हम चलते हैं काकेरुकुन। बारिश अब भी पहले की तरह बरस रही थी, लेकिन उस छोटे से छाते के नीचे दोनों के बीच की दूरी पहले से कहीं कम हो चुकी थी। उस दिन से उनके रिश्ते में भी एक नया और बेहद खास बदलाव आ चुका था। अब अगले दिन हमेशा की तरह कोहारू और सोरानो यूनिवर्सिटी की वेंडिंग मशीन के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार कोहारू थोड़ा परेशान दिखाई देती है। सोरानो पूछता है कि उसे क्या हुआ। तब कोहारू बताती है कि उसकी पसंदीदा मिल्क टी खत्म हो गई है। तब सोरानो सोचता है कि वो हमेशा बटन की पोजीशन याद रखकर वही ड्रिंक खरीदती थी, लेकिन अब उस जगह दूसरी बोतल रखी हुई है, इसलिए उसका पुराना तरीका काम नहीं करेगा। तब वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो किसी दूसरी ड्रिंक का बटन दबा सकता है, लेकिन कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि नहीं। फिर वो रैंडमली कोई बटन प्रेस कर देती है और कहती है कि आज वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा करने में उसे फनी लगता है। ये सुनकर सोरानो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसने कभी अपनी आंखें बंद करके रैंडम ड्रिंक खरीदने जैसी बात सोची भी नहीं थी। अब धीरे धीरे ये उनकी रोज की आदत बन जाती है। लेक्चर खत्म होने के बाद अगर दोनों के बीच थोड़ा फ्री टाइम होता तो वे हमेशा टेरेस पर बैठकर साथ चाय पीते। खास बात ये थी कि कोहारू हर बार एक दिन पहले ही लाइन पर मैसेज भेजकर पूछती कि अगर उसके पास समय हो तो क्या वे अगले दिन टेरेस पर साथ बैठ सकते हैं। अब इतना प्यार से पूछने के बाद उसके लिए मना करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। उस दिन भी कोहारू ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। सोरानो पूछता है कि क्या हुआ। कोहारू धीरे से बताती है कि उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल पसंद नहीं। अगर गलती से भी पी ले तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका गला जल रहा हो। शायद इस बार रैंडम चॉइस में वही ड्रिंक निकल आई थी। वो शर्माते हुए सोरानो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वह उसकी ड्रिंक पी लेगा। सोरानो बिना कुछ कहे बॉटल ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ में पकड़ता है वो देखता है कि वहाँ पर कोहारू की लिपस्टिक लगी हुई थी। तब उसके मन में अजीब सी झिझक पैदा हो जाती है। अगर वो ज्यादा सोचता है तो भी अजीब लगता, और अगर बिल्कुल ना सोचे तब भी आखिरकार वो खुद को संभालता है और चुपचाप ड्रिंक पी लेता है। कोहारू मुस्कुराकर उससे माफी मांगती है, जबकि सोरानो बस हल्की सी मुस्कान देकर बात टाल देता है। तभी पीछे से यूको और नारुमी दोनों उन्हें आवाज देते हुए आ जाते हैं। नारुमी बताता है कि आज उनकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है, इसलिए उसने सोचा कि सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। यूको भी उसी बात का समर्थन करती है। पहले सब खाने जाने की बात करते हैं, लेकिन अचानक कोहारू उत्साहित होकर कहती है
कि वो एक बार काराओके जाना चाहती है। उसने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक कभी वहाँ गई नहीं थी। नारुमी तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है कि काराओके में खाना भी मिल जाता है, इसलिए वही चलते हैं। सब उसकी बात मान लेते हैं और पास के काराओके सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले यूको गाना गाती है। उसकी खूबसूरत आवाज सुनकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। कोहारू भी मुस्कुराकर कहती है कि यूको सच में बहुत अच्छा गाती है। वो सोरानो के बिल्कुल नजदीक आ जाती है, जिससे सोरानो थोड़ा शर्माने लगता है। फिर नारुमी भी गाना गाता है और उसका परफॉर्मेंस भी सबको पसंद आता है। अब बारी कोहारू की आती है। वो थोड़ा झिझकते हुए पूछती है कि काराओके मशीन में सॉन्ग कैसे सिलेक्ट किया जाता है। यूको तुरंत कहती है कि वो उसके लिए सॉन्ग चुन देगी। कोहारू खुशी से हामी भर देती है। वो बताती है कि उसे आतिशबाजी पर आधारित सॉन्ग्स बहुत पसंद है, इसलिए वही गाना सुनना चाहती है। फिर जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, पूरा कमरा उसकी मीठी और साफ आवाज से भर जाता है। उसकी सिंगिंग इतनी खूबसूरत होती है कि सभी लोग कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध होकर बस उसे सुनते रह जाते हैं। गाना खत्म होते ही जोरदार तालियां बजती है और सब उसकी दिल खोलकर तारीफ करते हैं। इसके बाद अब सोरानो की बारी आती है। सबकी नजर अब उस पर टिक जाती है। नारुमी जोर जोर से उसका हौसला बढ़ाने लगता है, लेकिन सोरानो घबरा जाता है। वो साफ कह देता है कि उसे गाना बिल्कुल नहीं आता। सच तो ये था कि उसे सिंगिंग से हमेशा डर लगता था और अभी अभी कोहारू की शानदार परफॉर्मेंस के बाद गाना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन सबके बार बार कहने पर वो आखिरकार मान जाता है। वो सोचता है कि कम से कम ऐसा सॉन्ग चुनना चाहिए जिसे गाना थोड़ा आसान हो। बिना ज्यादा सोचे समझे वो एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन म्यूजिक शुरू होते ही उसे एहसास होता है कि ये तो एक रोमांटिक लव सॉन्ग है। गाना शुरू होते ही लिरिक्स में बार बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे सबसे प्यारे इंसान जैसे शब्द आने लगते हैं। कोहारू बेचारा शर्म से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कमरे में बैठे सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हों। वो मन ही मन सोचता है कि आज तो उसकी इज्जत का कचरा होने वाला है। लेकिन तभी कोहारू मुस्कुराते हुए कहती है कि वो इस सॉन्ग को जानती है। उसकी हंसी में मजाक नहीं बल्कि अपनापन था। उसे देखकर सोरानो भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि किसी लड़की के सामने गाना गाने में भी मजा आ सकता है। अब कुछ दिन बाद दोनों साथ में टेरेस पर बैठे हुए थे। तभी कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि क्या वो कहीं खो गया है। सोरानो जवाब देता है कि वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। कोहारू हंसते हुए कहती है कि जब वो कुछ देर बिल्कुल शांत हो जाता है तो उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच वहाँ से गायब हो गया हो। शायद लोगों से बिना ध्यान खींचे घुल मिल जाने की उसकी आदत ही उसे इतना शांत बना देती है। तब सोरानो को एहसास होता है कि अब दोनों पहले की तरह फॉर्मल नहीं रहे। वे अब एक दूसरे से मजाक भी करने लगे थे। उसे पहली बार महसूस होता है कि किसी लड़की के साथ बातें करना इतना आरामदायक भी हो सकता है। तभी वो पूछता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रही है। कोहारू किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए बताती है कि ये एने फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाली बुक है। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है कि क्या उसने कभी ये किताब पढ़ी है। तब वो मना कर देता है कि उसने ये नहीं पढ़ी। फिर कोहारू बताती है कि उसे ये किताब बहुत पसंद है। एने फ्रैंक ने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए जब भी उसका मन टूटने लगता है वो इस किताब के कुछ पन्ने दोबारा पढ़ लेती है। उससे उसे फिर से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। फिर सोरानो पूछता है कि ब्रेल पढ़ना क्या बहुत मुश्किल होता है। कोहारू बताती है कि शुरुआत में उसे भी काफी समय लगता था, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये आसान हो गया। आजकल तो ऑडियो बुक्स भी मिल जाती है, लेकिन अपनी उंगलियों से ब्रेल पढ़ने का एहसास बिल्कुल अलग होता है। फिर वो उसे बुक देते हुए पूछती है कि क्या वो भी ब्रेल सीखना चाहेगा। सोरानो हंसते हुए कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। ये सुनते ही कोहारू तुरंत मजाक में बोल पड़ती है कि सोचूंगा का मतलब अक्सर कभी नहीं करूंगा होता है। उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। तभी सोरानो को उसकी बनाई हुई एक बुकमार्क दिखती है। वो इसके बारे में पूछता है। कोहारू बताती है कि वो उसने खुद बनाई है। वो चाहती है कि सोरानो किसी दिन उस पर लिखे ब्रेल को खुद पढ़ने की कोशिश करे। सोरानो फिर वही जवाब देता है कि अगर मन हुआ तो वो जरूर कोशिश करेगा। कोहारू फिर हंस पड़ती है और कहती है कि वही पुराना बहाना फिर से शुरू कर दिया। लगता है तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तभी कोहारू अचानक पूछती है कि क्या सोरानो को आतिशबाजी पसंद है। तब वो मुस्कुराकर अपने बचपन की बातें शेयर करता है। वो बताता है कि उसका परिवार कई बार जगह बदल चुका है, लेकिन आखिर में वे शिमोनोसेकी में रहते थे। बचपन में उसके माता पिता उसे कन्मो स्ट्रेट फायरवर्क्स फेस्टिवल दिखाने ले गए थे, जहाँ शिमोनोसेकी और मोजी दोनों तरफ से एक साथ आतिशबाजी होती है। नजारा तो शानदार था,
लेकिन उसे सबसे ज्यादा वहाँ की भीड़ याद है। तब कोहारू हंसते हुए कहती है कि उसे लगा था वो कोई बहुत भावुक कहानी सुनाएगा, लेकिन उसने तो सिर्फ भीड़ की शिकायत की। फिर वो कहती है कि वो एक दिन उस फेस्टिवल में जरूर जाना चाहेगी, क्योंकि उसके लिए सबसे खूबसूरत बात आतिशबाजी नहीं बल्कि वे लोग हैं जो खुशी से आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं। उसके लिए वही असली सुंदर दृश्य है। उसकी बात सुनकर सोरानो एकदम चुप हो जाता है। उसने कभी आतिशबाजी को इस नजरिए से देखा ही नहीं था। उसे एक बार फिर एहसास होता है कि जिस दुनिया को वो अपनी आंखों से देखता है, कोहारू उसी दुनिया को अपने दिल और कल्पना से महसूस करती है। शायद इसी वजह से वो हर साधारण चीज में भी एक अलग खूबसूरती ढूंढ लेती है। बातों बातों में सोरानो उसकी बनाई हुई बुकमार्क को फिर से हाथ में लेता है और कहता है, क्या उसने ये खुद बनाया है? तब कोहारू मुस्कुराकर बताती है कि अगर किसी के पास ब्रेल प्रिंटर हो तो ऐसे बुकमार्क बनाना मुश्किल नहीं है। तब सोरानो कहता है कि उसे तो बस उभरे हुए डॉट्स महसूस हो रहे हैं, लेकिन कोहारू इन्हें आसानी से पढ़ लेती है। फिर तभी कोहारू अचानक पूछती है कि क्या उसने कभी मरने से पहले करने वाली चीजों की लिस्ट बनाई है। तब वो बिना सोचे जवाब देता है कि अगर कभी उसकी लॉटरी लग गई तो वो घर में आराम से बैठकर पूरी जिंदगी किताबें पढ़ना चाहेगा। इतना कहते ही वो सोचने लगता है कि ये कोई बकेट लिस्ट नहीं बल्कि सिर्फ उसका आलस भरा सपना है। फिर कोहारू हल्के मजाक में कहती है कि इंसान को ये नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए, इसलिए जो करना है उसे टालना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत हंस देती है और माफी मांगती है कि उसने अचानक इतनी गंभीर बात कह दी। इसी बीच अचानक तेज हवा चलने लगती है। सोरानो के हाथ में पकड़ा हुआ बुकमार्क उड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वो घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन कोहारू बिल्कुल शांत रहती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, उस बुकमार्क पर क्या लिखा था उसे सब याद है, इसलिए उसके खो जाने का उसे उतना दुख नहीं है। फिर उसे अचानक एक बात याद आती है। वो उत्साह से पूछती है कि क्या उसे यूनिवर्सिटी के फायरवर्क्स रिसर्च क्लब के बारे में कुछ पता है। फिर उस क्लब की ओर जाते हुए सोरानो हमें बताता है कि कैंपस में एक छोटी सी जगह है जहाँ क्लब के मेंबर्स आतिशबाजी से जुड़ा रिसर्च और प्रैक्टिस करते हैं, और इस क्लब के बारे में कोहारू को यूको ने बताया था। इसलिए जब कोहारू उससे उस क्लब तक साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है तो वो मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अभी भी बुकमार्क खो देने की वजह से थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। अब वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में कोहारू बताती है कि वो बार बार यूको को साथ चलने के लिए नहीं बोल सकती, और इस टाइम वो पार्ट टाइम जॉब पर गई है जहाँ वो एक कैफे में काम करती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि जब यूको के आसपास हमेशा कॉफी की खुशबू आती है तो वो काफी सुंदर लगती है। फिर वो कहती है कि उसका भी मन करता है कि कभी पार्ट टाइम जॉब करे। अब आखिरकार दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं। सामने एक छोटा सा प्रीफैब्रिकेटेड हट बना था जिसके बाहर बड़े बड़े लोहे के ट्यूब्स रखे हुए थे। सोरानो उस जगह का वर्णन करते हुए कहता है कि ये किसी स्टोर हाउस जैसा लग रहा है। ये सुन के कोहारू हंसने लगती है। फिर वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी क्लब का रिप्रेजेंटेटिव आता है। वो पूछता है कि वे दोनों यहाँ किस लिए आए हैं। सोरानो बताता है कि वे सिर्फ क्लब देखने आए हैं। वो आदमी तुरंत कोहारू की तरफ देखकर पूछता है कि क्या उसकी आँखों की रोशनी नहीं है। जब कोहारू हाँ में जवाब देती है तो वो थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि फिर उसे आतिशबाजी में दिलचस्पी क्यों है। पर फिर वो खुद कहता है कि आतिशबाजी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उसकी आवाज, उसकी गूंज और उसके माहौल को महसूस करना भी उतना ही खूबसूरत होता है। फिर कोहारू पूछती है कि क्या इस क्लब में सचमुच आतिशबाजी छोड़ी जाती है। तब वो आदमी बताता है कि हाँ की जाती है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तब कोहारू बताती है कि उसने कुछ दिन पहले अपनी बिल्डिंग के पास से आतिशबाजी देखी थी, इसलिए उसका सपना है कि किसी दिन वो खुद अपने हाथों से आतिशबाजी छोड़े। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ये आसान नहीं है। आतिशबाजी बेहद खतरनाक होती है और जो इंसान देख नहीं सकता उसके लिए ये जोखिम और भी ज्यादा है। फिर वो अपने हाथ पर जले हुए निशान दिखाता है। तब सोरानो सोचने लगता है कि शायद वो बताना चाहता था कि जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना बन सकती है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी को एहसास होता है कि कोहारू उन निशानों को देख ही नहीं सकती, इसलिए वो बीच में ही रुक जाता है और बिना कुछ समझाए बात खत्म कर देता है और अंदर चला जाता है। इसके बाद दोनों वापस जाने लगते हैं। तब कोहारू उससे पूछती है कि अभी वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि वो आदमी अचानक चुप हो गया था। तब सोरानो उसे बताता है कि उस आदमी ने अपने हाथ के बर्न मार्क्स दिखाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही कोहारू कुछ पल चुप रहती है, फिर बहुत शांत आवाज में कहती है कि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग ये सोचकर समझाना ही छोड़ देते हैं कि सामने वाला देख नहीं सकता। तब सोरानो भी सोचने लगता है कि दुनिया की ज्यादातर बातें लोग आंखों
आँखों से समझाते हैं, लेकिन जब कोई कोशिश ही छोड़ दे तब ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही हार मान ली हो। इसलिए शायद कोहारू को थोड़ा बुरा लगा होगा। तभी कोहारू कहती है कि उसे अब सब समझ आ गया है, चलो हम दोनों साथ में आतिशबाजी करते हैं। पर सोरानो तुरंत मना कर देता है। उसे लगता है कि ये बहुत खतरनाक होगा, लेकिन कोहारू हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर कहती है कि अगर यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता तो कहीं और जगह पर करते हैं। तभी उसे याद आता है कि असाकुसाबाशी में एक फायरवर्क्स स्पेशलिटी शॉप है। वो उत्साह से कहती है कि वहाँ चलकर छोटे छोटे हाथ से चलने वाले फायरवर्क्स खरीद लेते हैं। सोरानो फिर से साफ मना कर देता है, लेकिन कोहारू मुस्कुराते हुए एक बार और रिक्वेस्ट करती है। उसकी मासूम जिद के सामने सोरानो आखिरकार हार मान जाता है। कोहारू खुशी से कहती है कि उसे पहले से पता था सोरानो आखिर में मान ही जाएगा। तब सोरानो हंसते हुए कहता है कि उसे ऐसा भरोसा नहीं रखना चाहिए था। कोहारू तुरंत उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी बुकमार्क भी खो दी थी, इसलिए अब ये उसकी छोटी सी भरपाई समझी जा सकती है। इसलिए सोरानो के पास मना करने की कोई वजह नहीं बचती। अब दोनों घर चले जाते हैं। घर आते ही सोरानो सोचता है कि कल कौन से कपड़े पहने, लेकिन तभी उसके फोन पर कोहारू का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से कोहारू थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि वो कल मिलने का टाइम और प्लेस तय करना ही भूल गए थे, इसलिए उसने हिम्मत करके कॉल किया। फिर वो शर्माते हुए कहती है कि फेस टू फेस बातें करना और फोन पर बात करना बिल्कुल अलग महसूस होता है। फोन पर बात करते हुए उसे बहुत शर्म आ रही है। उसकी झिझक भरी आवाज सुनकर सोरानो भी शर्माने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही उसका चेहरा लाल हो गया हो। वो जल्दी से बात बदलते हुए कहता है कि पहले मिलने का टाइम तय कर लेते हैं। कोहारू भी हंसते हुए हामी भर देती है। तभी सोरानो कहता है कि वो कल सुबह उसके अपार्टमेंट के सामने आ जाएगा और वहीं से दोनों साथ निकलेंगे। ये सुनकर कोहारू तुरंत मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम मुझे घर से लेने आओगे तो वो तो बिल्कुल डेट जैसी लगेगी। सोरानो एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही शब्द गूंजता है। वो घबराकर कहता है कि वे तो सिर्फ शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन कोहारू हंसते हुए जवाब देती है कि जब एक लड़का और एक लड़की साथ बाहर घूमने और शॉपिंग करने जाए तो उसे ही तो डेट कहते हैं। सोरानो कुछ भी बोल ही नहीं पाता। आखिर दोनों सुबह 9 बजे स्टेशन के पास मिलने का समय तय करते हैं। फिर फोन रखने के बाद सोरानो काफी देर तक अपने कान को छूकर लेटा रहता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोहारू की धीमी सांसें और उसकी आवाज अभी भी उसके बिल्कुल पास मौजूद हो। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है। उधर कोहारू भी अगले दिन का इंतजार कर रही थी और इधर सोरानो पहली बार अपनी इस मुलाकात को सिर्फ एक साथ बाहर जाना नहीं बल्कि शायद एक डेट की तरह महसूस करने लगा था। अब अगले दिन सुबह सोरानो नहाकर बाहर निकलता है। उसे देखकर उसका रूममेट नारुमी मुस्कुराने लगता है और पूछता है कि क्या बात है, सच सवर कर कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है आज किसी लड़की से मिलने जा रहा है। सिर्फ मिलने से पहले शावर लेने पर इतना शर्मा रहे हो। मुझे तो तुम सच में बहुत मासूम लगते हो। सोरानो झेमते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नारुमी उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो बार बार पूछता है कि आखिर उसे कोहारू में क्या पसंद है। सोरानो तुरंत इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नारुमी उसकी घबराहट देखकर और ज्यादा चिढ़ाने लगता है। आखिर सोरानो कहता है कि कोहारू ने उसे खुद घूमने के लिए बुलाया है, चाहो तो तुम भी उनके साथ चल सकते हो। नारुमी हंसते हुए उसे गधा कहने लगता है और फिर पूछता है कि क्या उसे अकेले जाने से डर लग रहा है। सोरानो चिढ़ते हुए कहता है, तुम बार बार मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। फिर नारुमी बताता है कि आज शाम उसे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, इसलिए वो साथ नहीं आ पाएगा। फिर नारुमी अचानक गंभीर होकर पूछता है कि क्या सोरानो सच में कोहारू को पसंद करने लगा है। सोरानो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। अभी तक तो उसे यही समझ नहीं आता कि कोहारू के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो आगे बताता है कि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। उसे समझ नहीं आता कि कोहारू की आंखों के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, चलते समय उसका हाथ पकड़ना चाहिए या नहीं, रास्ता खुद चुनना चाहिए या उससे पूछना चाहिए। उसे लगता है कि कहीं कुछ भी गलत कर दिया तो माहौल अजीब हो जाएगा। नारुमी उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि अगर कोई बात समझ ना आए तो सीधे कोहारू से पूछ लेनी चाहिए। सोरानो कहता है कि ऐसा करने से शायद दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये सुनकर नारुमी पहली बार अपने अनुभव की बात करता है। वो कहता है कि उसने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग सवाल पूछने से ज्यादा तब दुखी होते हैं जब सामने वाला उनसे दूरी बनाने लगता है। अगर किसी को बराबरी से ट्रीट करना है तो उससे खुलकर बात करनी होगी, न कि उससे बचकर रहना होगा। अब वो बाहर आ जाता है, पर नारुमी की बातें सोरानो के मन में घूम रही थी।
फिर कुछ देर बाद तय समय पर सोरानो कोहारू से मिलने पहुंच जाता है। सोरानो पूछता है कि वो कितनी देर से यहाँ खड़ी है। तब कोहारू मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो यहाँ 2 घंटे से उसका इंतजार कर रही है। फिर अगले ही पल हंसकर बता देती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब दोनों स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। सोरानो कहता है चलो उधर चलते हैं और उंगली से दिशा दिखाने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि कोहारू उंगली का इशारा देख नहीं सकती। वो तुरंत अपनी बात सुधारते हुए कहता है कि उन्हें बाई तरफ जाना है। ये छोटी सी बात भी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि वो अभी भी कई बार ऐसी आदतें दोहरा देता है जो कोहारू को दुखी कर सकती है। फिर चलते चलते उसे नारुमी की बात याद आती है। तब वो मन ही मन सोचने लगता है। सच कहें तो उसने कभी किसी ब्लाइंड लड़की को रोमांटिक नजर से देखने के बारे में सोचा ही नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि ऐसी रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि शायद ये सोच ही अपने आप में गलत और थोड़ी अपमानजनक थी। वो अभी भी अपने दिल की भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वही स्टेशन जाते हुए कोहारू बेहद एक्साइटेड दिखाई देती है। अचानक वो हल्के हल्के स्किप करते हुए चलने लगती है। सोरानो हैरानी से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकती है। कोहारू हंसकर कहती है कि अगर कोई इंसान आंखें बंद करके स्किप कर सकता है तो वो भी कर सकती है। इस बात पर सोरानो काफी हंसता है क्योंकि वो ये कभी नहीं कर सकता था। फिर दोनों सबवे में बैठ जाते हैं। सोरानो ने जानबूझकर ऐसा रूट चुना था जिसमें कम बार ट्रेन बदलनी पड़े, लेकिन सफर के दौरान वो एक बात नोटिस करता है। उसकी स्टिक हाथ में होने के बावजूद किसी ने भी कोहारू को अपनी सीट ऑफर नहीं की। तब भीड़ से थोड़ा हटकर वो उसे एक खाली जगह पर ले जाता है। कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि सोरानो सचमुच बहुत जेंटलमैन है क्योंकि उसने उसे भीड़ से बचाकर खड़ा किया। सोरानो तुरंत घबरा जाता है और कहता है कि उसने ऐसा सोच समझकर नहीं किया था, लेकिन उसकी झिझक देखकर कोहारू सिर्फ मुस्कुराती रहती है। कुछ देर बाद सोरानो उससे पूछता है कि आखिर उसे आतिशबाजी इतनी पसंद क्यों है। कोहारू धीरे से जवाब देती है कि आतिशबाजी सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, उसमें धमाके की आवाज होती है, बारूद की खुशबू होती है और सबसे बढ़कर चारों तरफ लोगों की खुशी और उत्साह महसूस होता है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि अगली बार जब सोरानो आतिशबाजी देखे तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने की कोशिश करे। शायद तब उसे भी समझ आए कि वो आतिशबाजी से इतना प्यार क्यों करती है। सोरानो हंसते हुए कहता है कि उसे तो बस हाथ में पकड़कर धीरे धीरे जलने वाली स्पार्कलर्स ही पसंद है। कोहारू मुस्कुराकर जवाब देती है कि वे भी अच्छी होती है, इसलिए अगर दुकान में मिलेंगी तो वे उन्हें भी जरूर खरीदेंगे। कुछ देर बाद कोहारू अपने बचपन की यादें साझा करती है। वो बताती है कि जब उसकी आंखों की रोशनी ठीक थी तब वो अपने माता पिता के साथ हर साल आतिशबाजी देखने जाया करती थी। तब सोरानो को लगता है कि शायद उसी वजह से उसे आतिशबाजी से इतना लगाव है, लेकिन कोहारू धीरे से उसकी बात काट देती है और कहती है कि असली वजह कुछ और है। सच तो ये है कि जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है तभी से उसके मन में आतिशबाजी करने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि शायद वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो अब भी बहुत सी चीजें कर सकती है। उसके लिए आतिशबाजी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि खुद को चुनौती देने का एक तरीका है। सोरानो उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप हो जाता है। तभी अचानक मेट्रो में भीड़ बढ़ जाती है जिससे सोरानो उसके काफी करीब आ जाता है। अब इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर आगे चलते हुए एक आदमी अचानक कोहारू से टकरा जाता है। वो बिना रुके बस एक नजर डालता है और आगे बढ़ जाता है। सोरानो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन कोहारू उसे शांत करते हुए कहती है कि ऐसी चीजें उसके साथ अक्सर होती रहती है। सोरानो फिर भी नाराज रहता है। वो कहता है कि उस आदमी के हाथ में स्मार्टफोन था, इसलिए कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए थी। कोहारू उसकी आवाज में गुस्सा महसूस कर लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि इतनी नाराज होने की जरूरत नहीं है, शायद वो किसी खास इंसान को मैसेज करने की जल्दी में होगा। फिर सोरानो धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर वो उससे कहता है चलो किसी कैफे में बैठकर थोड़ा आराम कर ले। कोहारू भी हामी भर देती है। अब दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। जैसे ही वेट्रेस उनकी टेबल पर आती है दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि यूको थी, जो वही अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। यूको दोनों को साथ देखकर जोर से मुस्कुरा देती है और मजाक में कहती है कि लगता है आज दोनों की अच्छी खासी डेट चल रही है। सोरानो तुरंत सफाई देने लगता है और कहता है जल्दी से हमारा ऑर्डर लो। वही कोहारू
कोहारू सिर्फ हंसती रहती है। बातों बातों में यूको पूछती है कि आज वे दोनों यहाँ किस काम से आए हैं। कोहारू उत्साह से बताती है कि वे आतिशबाजी खरीदने निकले हैं। यूको भी तुरंत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर वे आतिशबाजी करेंगे तो वो भी जरूर शामिल होगी। फिर मजाक मजाक में कोहारू कहती है कि आज तो वे सबसे बड़ी आतिशबाजी खरीदने वाले हैं, क्योंकि उसका बजट पूरे 10 लाख येन का है। अगले ही पल वो खुद हंस पड़ती है और कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही है, वो कोई अमीर खानदान की वारिस नहीं है। सोरानो भी उसकी बात सुनकर हंस देता है। फिर यूको दोनों को ध्यान से देखकर कहती है कि अब वे पहले से कहीं ज्यादा करीब लगते हैं। कोहारू मासूमियत से पूछती है कि क्या सच में उसे ऐसा लगता है, क्योंकि सोरानो तो पहले हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखता था। तब यूको मुस्कुराकर कहती है पर आज उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान दिखाई दे रही है। ये सुनकर कोहारू अचानक कहती है कि अगर ऐसा है तो वो सोरानो का चेहरा छूकर महसूस करना चाहती है। सोरानो घबरा जाता है और जल्दी से बात बदल देता है। तभी यूको उन्हें मेन्यू समझाने लगती है। यूको बताती है कि कैफे की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक आइस्ड मिल्क टी है। तब सोरानो उसे भी कुछ पसंद करने के लिए बोलता है, पर फिर उसे याद आता है कि वो देख नहीं सकती। तब यूको कहती है कि कोहारू के लिए हॉट मिल्क टी बेहतर रहेगी। कोहारू भी उसी का ऑर्डर दे देती है। ड्रिंक आने के बाद सोरानो धीरे से बताता है कि मिल्क टी उसके ठीक सामने रखी है। कोहारू मुस्कुराकर बिना किसी परेशानी के कप ढूंढ लेती है और सावधानी से उसे हाथ में उठाकर पीने लगती है। उसे देखते हुए सोरानो को फिर वही अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। कोहारू उससे आंखें तो कभी नहीं मिला सकती, लेकिन फिर भी कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गई हों। हर बार ऐसा महसूस होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर सोरानो कहता है कि क्या वो कुछ नहीं खाने वाली। तब कोहारू मुस्कुराकर कहती है कि अगर तुम खिलाओ तो मैं खा लूंगी, पर सोरानो तुरंत मना कर देता है। फिर सोरानो पूछता है कि दोपहर के खाने में वो क्या खाएगी। तब कोहारू थोड़ी झिझकते हुए बताती है कि उसे लोगों के सामने खाना खाते हुए थोड़ा संकोच होता है। सोरानो कहता है कि उसने सुना है बहुत सी लड़कियां ऐसा महसूस करती है। ये सुनकर कोहारू खुश हो जाती है और कहती है कि उसे अच्छा लगता है जब सोरानो उसे किसी नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करता है। उसके चेहरे की वो मासूम मुस्कान देखकर सोरानो कुछ पल के लिए फिर से खो जाता है। थोड़ी देर बाद सोरानो एक सवाल पूछने की हिम्मत करता है। वो कहता है कि अगर कोहारू को बुरा ना लगे तो वो जानना चाहता है कि उसकी दुनिया कैसी दिखती है, क्या उसे हर समय सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। तब कोहारू शांत स्वर में जवाब देती है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उसे केवल काला अंधेरा दिखाई देता होगा, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। वो बताती है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके चारों ओर हल्के सफेद पारदर्शी धुंध का एक पर्दा फैला हुआ हो। सब कुछ उस धुंध में खोया हुआ लगता है। उसकी बात सुनकर सोरानो पहली बार उसकी दुनिया की थोड़ी सी कल्पना कर पाता है। कुछ देर बाद दोनों आखिरकार फायरवर्क्स स्पेशलिटी शॉप पर पहुंच जाते हैं। दुकान के अंदर चारों तरफ तरह तरह की आतिशबाजियां सजी हुई थी। सोरानो चारों ओर देखकर हैरान रह जाता है और कोहारू को एक एक चीज का वर्णन करने लगता है। वो बताता है कि दाई तरफ की शेल्फ पर लॉन्च फायरवर्क्स रखे हैं। वहाँ 10 शॉट, 20 शॉट और 30 शॉट वाले कई सेट हैं। कोहारू बिना देर किए कहती है कि फिर सबसे बड़ा 30 शॉट वाला सेट ही लेते हैं। इसके बाद सोरानो देखता है कि बगल में आवाज करने वाले फायरवर्क्स भी रखे हैं, जो ऊपर उड़ते समय सीटी जैसी आवाज निकालते हैं और फिर जोरदार धमाके के साथ फूटते हैं। कोहारू उत्साहित होकर कहती है कि हम वो वाले भी जरूर खरीदेंगे। फिर वो पूछती है कि क्या वहाँ हैंड हेल्ड फायरवर्क्स भी है। सोरानो एक एक करके बताता है कि वहाँ हैंड ट्यूब फायरवर्क्स, सुजुकी फायरवर्क्स और सेंको हनाबी भी रखे हुए हैं। कोहारू खुशी से कहती है कि वो हर तरह की आतिशबाजी आजमाना चाहती है। तब सोरानो हंसते हुए उसे फिर उसके 10 लाख येन वाले बजट की याद दिलाता है। कोहारू भी तुरंत उसी अंदाज में जवाब देती है कि आखिर वो एक बड़े ज़ाइबैत्सु परिवार की सदस्य है। दोनों फिर जोर से हंस पड़ते हैं। इतनी सारी आतिशबाजियां खरीदने के बाद कई बड़े बैग्स भर जाते हैं। कोहारू थोड़ी चिंता से पूछती है कि क्या सोरानो सच में इतना सारा सामान उठाकर चल पाएगा। सोरानो मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी उसके हॉस्टल के काफी पास है, इसलिए सामान वहाँ रखना आसान रहेगा। अब इसके बाद कोहारू खुशी से पूछती है कि अब वे इन्हें कब चलाएंगे। सोरानो सोचते हुए कहता है कि पहले ये पता करना होगा कि यूनिवर्सिटी में आतिशबाजी चलाने के लिए परमिशन चाहिए या नहीं। कोहारू तुरंत सुझाव देती है कि इस बारे में यूको से पूछ
पूछ लेंगे। फिर सोरानो अचानक मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वे सीधे घर लौटेंगे या थोड़ी देर और साथ घूमेंगे। तब कोहारू मजाक में कहती है, क्या हमारी डेट अभी तक खत्म नहीं हुई है? तब सोरानो तुरंत शर्मा कर कहता है कि ये कोई डेट नहीं है। कोहारू हंसते हुए बताती है कि वो सिर्फ उसे छेड़ रही थी। फिर दोनों तय करते हैं कि अब वापस लौटना ही बेहतर होगा, क्योंकि उनके हाथों में इतने सारे फायरवर्क्स के बैग्स हैं कि ज्यादा देर घूमना ठीक नहीं रहेगा। फिर सोरानो हंसते हुए कहता है कि अगर वे इसी तरह शहर में घूमते रहे तो लोग उन्हें खतरनाक सामान ले जाते हुए समझकर पुलिस बुला सकते हैं। कोहारू तुरंत मजाक करती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या सोरानो भी उसका साथी अपराधी माना जाएगा। सोरानो हंसकर जवाब देता है कि इस मामले में असली मास्टरमाइंड तो वही है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। सोरानो को महसूस होता है कि अब कोहारू को हंसाना उसे सचमुच अच्छा लगने लगा है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसे अपने आप खुशी होने लगती है। तभी कोहारू एक नया सुझाव देती है। वो कहती है कि क्यों ना वे लौटते समय वाटर बस से जाए। वो बताती है कि अस्कुसा से सुमिदा रिवर होते हुए ओडाइबा तक चलने वाली वाटर बस बहुत मशहूर है और बीच में उनके रास्ते के पास भी उतरने की सुविधा है। सोरानो हैरान होकर कहता है कि उसे तो आज तक पता ही नहीं था कि टोक्यो में ऐसी वाटर बस भी चलती है। कोहारू बताती है कि वो अपनी आँखों की रोशनी जाने से पहले एक बार उसमें सफर कर चुकी है। उसके लिए नाव पर सफर करना सिर्फ नजारे देखने का नाम नहीं है। पानी को चीरती हुई नाव की आवाज, चेहरे पर लगती हवा और नदी की खुशबू भी सफर को खूबसूरत बना देती है। सोरानो तुरंत अपने फोन पर रूट देखने लगता है। उसे पता चलता है कि पास की एक जगह से वाटर बस मिल जाएगी और वो उनके यूनिवर्सिटी के काफी नजदीक तक जाएगी। कोहारू मुस्कुराकर उसकी तारीफ करती है कि वो उसका कितना ध्यान रखता है। तब सोरानो हंसते हुए कहता है कि इसमें तारीफ की क्या बात है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन कोहारू मजाक में कहती है कि आज उसे काइंडनेस लाइसेंस का लेवल 2 मिल चुका है। सोरानो हंस पड़ता है और पूछता है कि आखिर ये कैसा लाइसेंस है। अब इसके बाद दोनों उस जगह पर आ जाते हैं और टिकट खरीदकर वाटर बस में सवार हो जाते हैं। फिर सोरानो बताता है कि यहाँ अंदर कैबिन में बैठने या ऊपर खुले डेक पर जाने का ऑप्शन है। तुम कहाँ जाना चाहोगी? कोहारू बिना सोचे कहती है कि वो ऊपर खुले डेक पर जाना चाहती है, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ काफी संकरी थी और नाव भी हल्की हल्की हिल रही थी। सोरानो समझ जाता है कि अकेले चढ़ना कोहारू के लिए मुश्किल हो सकता है। वो धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, मेरा हाथ पकड़ लो। कोहारू बिना झिझक उसका हाथ थाम लेती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो चढ़ने लगते हैं। तब वो धीरे से कहती है कि उसने पहले भी महसूस किया था कि सोरानो के हाथ हमेशा बहुत गर्म रहते हैं। तब सोरानो शर्माते हुए कहता है कि अभी बातें बाद में करना, पहले ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ो। वो सावधानी से उसे ऊपर डेक तक ले जाता है और फिर सामने लगी रेलिंग तक पहुंचाकर कहता है कि इसे पकड़ लो। तब कोहारू खुशी से गहरी सांस लेती है और कहती है कि आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सोरानो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि आज कोहारू सचमुच पूरे दिल से खुश है। अब सोरानो को महसूस होने लगा था कि वो सिर्फ कोहारू की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहता है। फिर कुछ देर बाद कोहारू पूछती है कि क्या सामने का नजारा बहुत सुंदर है। सोरानो एक पल के लिए चुप रहता है। फिर उसे याद आता है कि कोहारू तो वो नजारा देख ही नहीं सकती। वो कहता है कि काश तुम ये नजारा देख पाती। तब कोहारू हंसते हुए कहती है, मैं ये नजारा पहले देख चुकी हूँ जब मैं अपनी आंखों से देख सकती थी, इसलिए मुझे पता है कि ये काफी सुंदर लगता है। इसके बाद सोरानो धीरे धीरे पूरे नजारे का वर्णन करना शुरू करता है। वो बताता है कि आज आसमान बिल्कुल साफ है। गहरा नीला आकाश नदी के पानी में साफ दिखाई दे रहा है। दोनों किनारों पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं और पानी पर पड़ती धूप उसे चमकदार बना रही है। कोहारू मुस्कुराकर उसकी बात सुनती रहती है। फिर वो कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसके लिए इस तरह दुनिया का वर्णन करता है। भले ही वो उसे देख नहीं सकती, लेकिन शब्दों के सहारे वो उस नजारे की कल्पना कर लेती है। तब सोरानो मजाक में कहता है कि शायद आज सच में उसे काइंडनेस लाइसेंस का लेवल 2 मिल गया है। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। वही अब नाव धीरे धीरे नदी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगती है। सोरानो उसकी आंखों में देखने लगता है और फिर ठंडी हवा के बीच दोनों नजारे का मजा लेते हैं। फिर इसके बाद कोहारू मुस्कुराकर कहती है, आज मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सोरानो भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे भी आज का दिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह उनकी अनजाने में हुई पहली डेट खत्म हो जाती है।